भटकाने, लटकाने, अटकाने की राजनीति थी। मैं फिर से बोलूंगा, भटकाने, अटकाने और लटकाने की राजनीति थी। उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। लगातार इस बारे में बात होती रही कि ईपीएस 95 आंदोलन को पढ़ नीति पर कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह ईपीएस 95 का जो आंदोलन है उसको सफल किया जाए। और इस विषय में अलग अलग तरह के मत आते रहे, अलग अलग तरह की बातें आती रहीं। सरकार को प्रस्ताव दिए जाते रहे, वो चाहे श्रम मंत्रालय को दिए गए हों, चाहे वित्त मंत्रालय को दिए गए हों। और कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो 2,000 रुपये मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे, कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे। अंतोतगत्वा ये मैटर इतना उलझ गया कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसको करीब 15,000 लोगों ने देखा, और देखने के बाद उस पर कमेंट किया कि भाई अब इन गड़बड़ झालों से हमें बचाओ, अब ये इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कारवा कहाँ लुटा। सीधी सीधी मोटी मोटी बात ईपीएफओ पे आ गई। और ये जो भटकाने, लटकाने, अटकाने की राजनीति थी, मैं फिर से बोलूंगा, भटकाने, अटकाने और लटकाने की राजनीति थी। उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। कभी भटकाया जाता है श्रम मंत्रालय की तरफ, कभी अटकाया जाता है वित्त मंत्रालय की तरफ, और कभी लटकाया जाता है पीएमओ से। तो ये जो अटकाना, भटकाना और लटकाना है, इसको देखकर, इसको सुनकर जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन की आस में, पेंशन बढ़ोतरी की आस में देख रहे थे अपने लीडरशिप की तरफ, वो अब हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं, उदास होने लगे हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इसका कोई सलूशन निकालो। ये जो रोज रोज आप लोग कहते हो कि कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, 8 साल से लगातार वही चीजें करी जा रही हैं, वही प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, तारीख दी जा रही है, और तारीख मिलती भी है तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, वादे पे वादा और आश्वासन पे आश्वासन। 2024 का चुनाव भी नजदीक आ गया है, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। और अब नहीं, अगर आपके अंदर की चेतना जागी, जो लीडरशिप की चेतना जागी। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने कुछ बातें कही, उससे लीडरशिप बहुत नाराज हो गई। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप हमको गलत क्यों बोल रहे हो, क्या आपको इसका काम का पैसा मिला है। तो मैंने कहा भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, अगर सच बोलने के लिए कोई पैसा मिलता है, देना चाहता है तो दे दे, मुझे कोई उसमें आपत्ति है नहीं। लेकिन अगर सच बोलेंगे ना, सच बात करेंगे, तो फिर करेंगे सच बात ही करेंगे, झूठ बात नहीं करेंगे, और घुमाने, लटकाने, अटकाने, भटकाने की बात नहीं करेंगे। पैसा अपनी जगह है, सच अपनी जगह है। अगर आप पैसा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। और सच बोलने से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा आशय ये है कि भाई जब ईपीएफओ कर रहा है सारी बदमाशी, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है, उल्टे सीधे प्रस्ताव बनाने की जरूरत क्या है। लोग कह रहे हैं हम 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। भाई अगर दीवार को धक्का लगा रहे हो आप 8 साल से, और दीवार नहीं खिसकेगी, क्योंकि दीवार तो खिसकने वाली नहीं है, आपको ऐसी चीज को धक्का लगाना चाहिए जो मूव करे, जो आगे बढ़े। प्रस्ताव वहां दोगे ना, दीवार में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दे दिया या श्रम मंत्रालय को दे दिया, पीएमओ से मिल लिए, किसी नेता से मिल लिए, किसी सांसद से मिल लिए, उससे क्या मकसद हासिल होने वाला है। हासिल मकसद कब होगा, ईपीएफओ। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई ईपीएफओ में से कैसे करें, ईपीएफओ तो सब सरकारी संस्था है, सरकार की इशारे पे नाचता है वो। तो भैया ईपीएफओ को जो डायरेक्टर है, जो उसका मेन करता धरता है, उसको पकड़ो, उसको घिराव करो, उससे बात करो, उसके सामने अपना प्रस्ताव रखो। और अगर वो कहे तो उससे कहो भैया अगर तू काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा दे, दूसरा आएगा। सरकार का दबाव अगर आ रहा है, सरकार की कमेटी के कुछ मेंबर है तो उन मेंबर्स को पकड़ो, लेकिन निशाना तो सही जगह लगाओ। हवा में निशाना लगाने से कुछ नहीं होगा। और यही बात कुछ लोगों को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए कल की वीडियो के बाद। लेकिन मैंने 200 से 250 कमेंट हैं, लेकिन ज्यादातर 2-3 लोगों को छोड़ दें तो सबने ये बात मानी है कि भाई गलत डायरेक्शन में चलाया हुआ तीर निशाने पे नहीं लगता। और अंत भला तो सब भला, भीख बन व्यापार। जब आपको समझ में आ जाए चीजें तभी अच्छा।
आप लगातार एक गलत रास्ते पे जा रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि भाई मैं तो उस रास्ते पर इसलिए चल रहा हूँ कि मैं 8 साल से उस पर चल रहा हूँ। एक और कल मैंने एक बंदर की कहानी सुनाई थी, एक और मैं आज कहानी सुनाऊंगा आपको, और बड़ी फेमस कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर बताना और कमेंट करना। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अमेरिका की फोर्स थी। अमेरिका की फोर्स होती है तो निशानेबाज होते हैं, उसमें जो शूटर्स होते हैं जो निशाना लगाते हैं, तो उनका एक परीक्षा होती है, जो मतलब एलीट कमांडो बनते हैं उनकी परीक्षा होती है। तो उसमें ना, जैसे आपने निशाना लगाना है तो 100 बार आपने हिट करना है, तो 100 हिट के अंदर आपको कम से कम 70-80 हिट मारने होंगे, तब आप पास होगे। मतलब आपके निशाने पे लगने चाहिए। 100 गोलियां चलाई हैं आपने तो 70 से 80 गोलियां निशाने पे लगनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा कमांडो था, वो एलीट फोर्स में जाना चाहता था, वो और अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता था। तो उसने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद परीक्षा देने के बाद वो फेल हो गया। तो उसने कहा नहीं, और मेहनत चाहिए। फिर दोबारा परीक्षा दी उसने, फिर फेल हो गया। तीसरी बार उसने और मेहनत की, काफी प्रैक्टिस की निशाना लगाने की। पहली बार जब फेल हुआ था तो उसके 40 निशाने लगे थे। दूसरी बार फेल हुआ तो 45 निशाने लगे थे, और तीसरी बार फेल हुआ तो 50 निशाने लगे उसके। तो लेकिन 70 तक नहीं पहुंचा वो। 70 तक, 75 तक, 80 तक जो पासिंग मार्क्स थे वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी अब जो लास्ट अटेम्प्ट होता है परीक्षा का, वो आ गया। अब उसने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्या किया जाए, किसी गुरु को पकड़ा जाए, वही बताएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। से एक मिल गया उसको पुराना जो गुरु था, या जो निशानेबाजी का जो कहते हैं ना जिसको हुनर आता है या कुछ आता है, वो मिल गया, उसके पास पहुंच गया वो। तो अब 10 दिन बचे हुए थे। जैसे अभी ईपीएस 95 के आंदोलन की बात करें तो 2024 में भी 10-15 दिन बचे हुए हैं अनाउंसमेंट होने में, चुनाव का आचार संहिता लगने में। जैसे 10-15 दिन बचे हुए थे तो उसके पास, निशानेबाज के पास पहुंच गया। गुरु के पास पहुंच गया। तो गुरु ने कहा भाई कैसे निशाना लगाते हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे निशाना लगाता हूँ। उन्होंने पूरा मॉनिटर किया, कह रहा निशाना तुम गलत हाथ से लगा रहे हो। और कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो पैदा हुआ हूँ तब से राइट हैंड से ही निशाना लगा रहा हूँ, अब आप कह रहे हो लेफ्ट हैंड से लगाऊं? ये कैसे बात हो गई, राइट हैंड से ही लगता है निशाना। और इतनी मेहनत की है मैंने राइट हैंड पे, पूरी जिंदगी हो गई मेरी राइट हैंड पे काम करते करते, और मैं बड़ी मुश्किल से 30 से 50 निशाने लगाने पे पहुंचा हूं। अब तो आप मुझे ये तरीका बताओ कि मैं इसी हाथ से और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं जी, एकदम रास्ता बदलना पड़ेगा जी, आपको लेफ्ट से करना पड़ेगा, वरना आप जाओ और अपने आप निशाना दोबारा से परीक्षा दो, पास हो जाओ तो अच्छा है, वरना अगर मेरी मानोगे तो लेफ्ट हैंड से निशाना लगाना पड़ेगा। वो मरता क्या ना करता, उसने कहा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर कुछ हो गया एक बार ना ब्लाइंड खेल लेते हैं। उसने साहब लेफ्ट हैंड से निशाना लगाना शुरू किया। लगाया तो 10 ही निशाने लगे 100 में से। उसने कहा ये यार क्या, ये क्या है? हताश हो गया, उदास हो गया। दूसरे दिन पहुंच गया, कह रहा इससे तो मैं 50 लगा लेता हूँ, इससे 10 ही लग रहे हैं। कह रहा तुमने मुझे 10 दिन दिए हैं, 10 दिन तक आपको यही प्रैक्टिस करनी है। कह रहा आप नए सिरे से ABCD पढ़ा रहे हो, आप मुझे फिर से नई चीजें बता रहे हो। कह रहा भाई जाओ, अब जब तुम्हारे तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर ABCD पढ़ लो, वरना तुम जो ग्रामर पढ़ के आए हो उससे काम होने वाला नहीं है। लगातार उसने मरता क्या ना करता, उसने दूसरे दिन आया, दूसरे दिन उससे 20 निशाने लगे, तीसरे दिन उससे 30 निशाने लगे, चौथे दिन 40 निशाने लगे, पांचवें दिन 50 निशाने लगे। छठे दिन तक आते आते उसको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, यार मैं ही गलत था जो राइट हैंड से निशाना लगा रहा था, लेफ्ट हैंड से मैं निशाना लगाऊंगा तो मुझे अब 50 से क्रॉस कर रहा हूँ, 60 पे पहुंच रहा हूँ, और 70 थोड़ी ही दूर है। थोड़ी और मेहनत की, थोड़ा ज्यादा मेहनत की, 70-75, एक दिन उसने 80-85 भी एक ही जिस हाथ से फायर करता था उस हाथ से निशाने लगाए। एग्जाम में गया, एग्जाम में जब एग्जाम हुआ तो 95 उसने 100 में से स्कोर किया। तो कहने का मतलब ये है कि अंत तक पता ही नहीं था उसको कि वो गलत ट्रैक पे, और मेहनत करे जा रहा था, और बहुत कम मेहनत की जरूरत थी, लेकिन ट्रैक सही होता तो आज उसको सफलता मिल जाती। अब ये तो हुई कहानी की बात, इसका लब्बुल हुआ अब यही है कि क्या पता आप 8 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हो और ट्रैक गलत हो, ट्रैक सही करना पड़ेगा। जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं मिनिमम पेंशन के, वो ट्रैक ही गलत है। अपना पैसा मांगो भाई, EPFO हमारा पैसा वापस करे, अगर हमें पेंशन नहीं चाहिए हमें हमारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दो, सीधी सीधी बात है। अब ये होगा कैसे? गांधी जी की बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। अभी कहते हैं 85 लाख परिवार हैं, कुछ लोग कहते हैं 77 लाख है जो पेंशन जिनको
85 लाख लोग हैं, परिवार हो ही गए उनके साथ, जिनको पेंशन मिल रही है। लेकिन करोड़ों लोग अभी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग जिनकी पेंशन बनेगी। असहयोग करिए, विरोध मत करिए। सरकार का विरोध करने से कोई फायदा नहीं। मैंने पहले भी बताया कि इतनी ताकत नहीं है कि आप सरकार को गिरा सकें या एक एमपी भी बना सकें या बिगाड़ सकें, क्योंकि आपका मत बिखरा हुआ है पूरे देश के अंदर, इकट्ठा नहीं है, तो कंसोलिडेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर आप कैसे राजनीति में भी ज्यादा दखल नहीं कर सकते। और राजनीतिक लोगों की पसंद है अपनी, अब वो सिर्फ पेंशन की वजह से अपने पसंदीदा मोदी को वोट देना दें, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, असहयोग की बात मैं कह रहा हूँ कि सीधा सीधा ऐसी स्कीम है जो जो चीटिंग वाली स्कीमें हैं, चीटिंग शब्द शायद गलत होगा, जो ऐसी हैं जिसको संसदीय शब्द में इस्तेमाल करूं, कि जो कि आपको आपको अपने आप को ठगा सा महसूस कराती हैं। तो ऐसी स्कीमों में आप पैसा देना बंद कर दीजिए। अब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो एम्प्लॉयर पैसा देता है या कोई और पैसा देता है, तो हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो ये तो मिलके ही सोचना पड़ेगा इसका उपाय कि कैसे किया जा सकता है। क्या ये मैंडेटरी है ईपीएस 95 या वॉलंटरी है? क्या इसका कोई और ऑप्शन है? क्या आप डायरेक्ट अपना पैसा ले सकते हैं, जब अपने पास रख सकते हैं? आप अपना पैसा अपने पास रखिए। और खासकर ये पेंशन वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इस समय पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। असल लड़ाई उनकी है, क्योंकि ये तो लड़ चुके हैं और ये हार चुके हैं। ये ईपीएफ के मत्था फोड़ फोड़ के थक चुके हैं, सर पटक पटक के उसकी दीवारों पर सरकार से मांग मांग के 8 साल से ये थक चुके हैं। तो अब इनकी बात नहीं। अब आंदोलन किनको करना चाहिए? जो पेंशन दे रहे हैं, जो पेंशन के लिए फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो करोड़ों लोग जो पेंशन के लिए फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको इससे असहयोग कर देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन से, उनके जरिए जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको साफ साफ मना कर देना चाहिए कि हम इस सरकार की स्कीम में, ईपीएफओ में निवेश नहीं करेंगे। अपनी पेंशन के लिए हमारा जो पैसा बनता है वो हमारे जरिए, हमारे तरीके से, हमारे हिसाब से निवेश हो जाए। अब इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या कानूनी तरीके हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरीके हैं, या क्या लोकतांत्रिक तरीके हैं, वो कौन तरीके हैं, वो आप सबको बैठ के, विशेषज्ञों को बैठ के जानने पड़ेंगे। इसी ट्रैक पे जाएंगे तभी गाड़ी चलेगी। अगर फिर वही ट्रैक पे जाएंगे कि जबरदस्त मारेगा और रोने भी नहीं देगा, तो सरकार तो जबरदस्त है, आपको मारेगी भी और आपको रोने भी नहीं देगी, और सीधा सीधा कह देगी। बड़ा एरोगेंट है ये लोग, ये बोल देंगे सीधा सीधा तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। हम जो वृद्धा पेंशन से बांटते हैं लोगों को 500, 1000, 1500, 2000, 2500, उससे हम करोड़ों लोगों के वोट ले सकते हैं। तो हमें आप लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। तो आप भी वोट वाले चक्कर में मत पड़ो, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। आप न्याय की बात करो और आप मोटी मोटी बात करो कि भाई कैसे असहयोग आंदोलन चलाया जाए। असहयोग आंदोलन अगर चला लिया आपने और सरकार के तंत्र में असहयोग कर दिया, तो मेरी मानिए ये ईपीएफओ गिड़गिड़ाएगा, पैरों पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी रोजी रोटी, इसका खाना पीना, इसका दाना पानी, इसके एम्प्लॉइज की सैलरी, ये सब चलती है आपके पेंशन की गाड़ी कमाई से। आपकी कमाई पे फल फूल रहा है और आप ही को आंखें दिखा रहा है। एक बार उन लोगों को, जो आप तो पैसा मांगने वाले हो, जो दे रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। आप पैसा मांग रहे हो तो दे नहीं रहा, लेकिन लगातार इसको जहां से फ्यूल मिल रहा है, जहां से पैसा मिल रहा है, अगर उन लोगों ने देना बंद कर दिया या वहां से पैसा आना बंद हो गया, तो इसको दिन में तारे दिख जाएंगे। इसके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सबको पता लग जाएगा कि क्या समीकरण बनाना चाहिए, किस तरीके से नियम कायदे बनाने चाहिए जिससे जनता का भविष्य सुरक्षित हो सके। फिर आएगा सत्य का राज, फिर होगी सच्ची बात। अभी तो आप लगे रहिए, करते रहिए, और मेरी दुआएं आपके साथ है। और जो जो लीडरशिप मुझसे नाराज है, अगर कुछ गलत लगता है मेरी बातों में, मैं तो हाथ जोड़ कर उनसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों का संघर्ष, देखिए संघर्ष तो संघर्ष है। अब वो गलत राह पे था, सही राह पे था, मैं तो नहीं कह सकता कहाँ था, लेकिन आपने जो संघर्ष किया काबिले तारीफ है, आपका समर्पण काबिले तारीफ है, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। इस उम्र में जो जज्बा है, जो समर्पण है, लेकिन अब वो समर्पण का करे क्या जो गलत दिशा में जा रहा हो। आप पर आरोप भी लगेंगे आप पर, क्योंकि आपका डायरेक्शन ही गलत है। लीडरशिप की सबसे बड़ी तो खूबी डायरेक्शन ही होती है। अगर आप दिशा ही नहीं दे पाए तो एक भेड़ चाल हो जाएगी, एक भेड़ गिरती है तो सबको सब गिर जाती है नीचे। उस भेड़ के पीछे ही तो चल रहे हैं सारे लोग, एक भेड़ कुएं में गिरी, सारी गिर गई। ऐसा ना हो जाए, इसलिए उस जो आगे भेड़ चल रही है उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो नेतृत्व दे, और उस अगर कुछ गलत होता है तो उसको सुनने का भी मादा रखना चाहिए, ना कि एकदम उसको गुस्से में लाल पीला हो जाना चाहिए। देखिए विचार तो आएंगे, हम तो लीडर है नहीं, हम तो बात कह रहे हैं अपनी, छोटी सी तो बात कह रहे हैं हम। तो मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कहने लगूं कि
EPS 95 की लीडरशिप किसी पार्टी से समर्थित है, उन्हें टिकट चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं है, ये बात भी काबिले गौर नहीं है। बात कह रहे हैं, सबको बात करने की आज़ादी है, क्या पता उनका तरीका ठीक हो, उनका तरीका तो देख रहे हैं, क्या पता ये वाला तरीका ठीक हो। ये तो आपकी कमेटियां खुले मंच पे डिस्कशन करने के बाद नई रणनीति बनानी पड़ेगी और नई तरीके से इसको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने ढर्रे पर चलकर तो आपने देख लिया 8 साल से कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, मेरी बात में कुछ दम है तो कमेंट जरूर करिए, जो भी अच्छा है बुरा है कमेंट करेंगे तो बात है तो दूर तलक जाएगी, और बात करने से ही बात निकलती है, बात की बड़ी महिमा है। देखते रहिए मिनी संसद।